स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम रिन्यूअल ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज कवर अप करेंगे। रिन्यूअल मतलब रीन्यू करना, नया बिल, न्यू बिल। तो यहाँ पर जब है ना डिसऑनर्ड हो जाता है बिल, तो उस केस में फिर है ना कैंसिलेशन के बाद में बिल, जो पुराने बिल के मैच्योरिटी डेट पे कैंसिलेशन के बाद में नया बिल बनता है, तो उसे रिन्यूअल बोला जाता है। तो इसका मैं एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल लिंक फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। सो कैंसलेशन ऑफ बिल ऑन मैच्योरिटी मतलब ड्यू डेट पर है ना बिल कैंसिल हो जाता है इन रिटर्न ऑफ अ न्यू बिल फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ क्रेडिट। एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ क्रेडिट, जो क्रेडिट पीरियड है, मतलब यहाँ पे क्रेडिट मतलब उधारी वाली बात हो रही है। और ये जब पीरियड क्रेडिट पीरियड है वो एक्सटेंड होना मतलब इंक्रीज हो जाना, बढ़ जाना। क्योंकि है ना अगर बिल कैंसिल हो गया तो फिर है ना नया बिल बनेगा, तो उसकी तारीख, नई तारीख आएगी, इज नोन एज रिन्यूअल ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो उसे क्या कहा जाता है? रिन्यूअल ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज बोला जाता है। नाउ व्हेन द एक्सेप्टर, जो एक्सेप्टर होता है, एक्सेप्टर ऑफ द बिल आफ्टर एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस के बाद में हैज सम डाउट, अगर उसे कुछ डाउट होते हैं दैट ही वुड नॉट बी एबल टू ऑनर द बिल ऑन ड्यू डेट, कि वो है ना ड्यू डेट पर बिल को ऑनर नहीं कर पाएगा, देन ही रिक्वेस्ट द ड्रॉवर। तो उस केस में है ना जो एक्सेप्टर है मतलब ड्रॉई, एक्सेप्टर मतलब ड्रॉई, वो रिक्वेस्ट करता है ड्रॉवर को टू कैंसिल द ओरिजिनल बिल, वो पुराने बिल को, ओरिजिनल बिल को, जो पहला जो बिल था ओरिजिनल बिल, उसको कैंसिल करने के लिए बोलता है, एंड टू ड्रॉ अ फ्रेश बिल, और फ्रेश बिल, नया बिल, न्यू बिल उस पर ड्रॉ करने के लिए बोलता है फॉर फर्दर पीरियड ऑफ टाइम। नाउ इफ ड्रॉवर अग्रीज टू सच एन ऑफर, अगर है ना ड्रॉवर अग्री हो जाता है टू सच एन ऑफर, द ड्रॉई गेट्स एक्स्ट्रा टाइम। तो इस केस में जो ड्रॉई होता है उसको एक्स्ट्रा टाइम पीरियड मिल जाता है, क्रेडिट पीरियड मिल जाता है, फॉर विच ड्रॉई हैज टू पे इंटरेस्ट। तो उस केस में ना ड्रॉई को फिर इंटरेस्ट का पेमेंट भी करना पड़ता है। क्योंकि वो क्या है, मान लीजिए 2 महीने बाद का बिल था और 2 महीना खत्म होने के बाद में भी वो बोलता है मैं अभी नहीं दे सकता हूँ, आप नया बिल ड्रॉ कर दो मेरे पे। तो उस केस में ड्रॉवर क्या बोलेगा, भाई मेरा तो नुकसान हो गया ना, तो 2 महीना वेट किया, आप तो और 2 महीना आगे एक्सटेंड करके बोल रहे हैं मुझे कि आगे बढ़ा दो, समय सीमा बढ़ा दो, तो उसके लिए तुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इंटरेस्ट फिर वो चार्ज करता है। तो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कैन बी पेड अलॉन्ग विथ पार्ट पेमेंट, या तो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, पार्ट पेमेंट की यहाँ पे कब बात आती है, कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए बिल का अमाउंट है 50,000 या बिल का अमाउंट है 20,000, तो बंदा बोलेगा 10,000 अभी ले लो, 10,000 बाद में दूंगा। तो पार्ट पेमेंट के केस में या तो पार्ट पेमेंट हो रहा है तो पार्ट पेमेंट के साथ में या तो इंटरेस्ट वो है जो चार्ज कर रहा है ड्रॉवर, वो उसे मिल जाएगा, या फिर है ना नए बिल के अंदर उसका अमाउंट ऐड हो जाएगा। नाउ कौन कौन से स्टेप्स हैं रिन्यूअल ऑफ बिल के, बिल रिन्यू के कौन कौन से स्टेप्स है? तो सबसे पहले कैंसलेशन और डिसऑनर ऑफ ओल्ड बिल, ओल्ड बिल, पुराने बिल का कैंसलेशन होना, डिसऑनर बिल का कैंसलेशन होना, मतलब इस तरीके से। देन इंटरेस्ट ड्यू ऑन बैलेंस, बैलेंस अमाउंट पे इंटरेस्ट चार्ज होगा। 10,000 दे दिया, 10,000 नहीं दिया, तो जो अमाउंट नहीं दिया उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। देन रिसीविंग और पेइंग ऑफ पार्ट पेमेंट, या तो बंदा पार्ट पेमेंट मतलब आधा अमाउंट या 40-60 का पेमेंट वाली बात हो गई कि 40% 60%, तो वो पेमेंट वाली बात हुई स्टेप्स। देन ड्रॉइंग एंड एक्सेप्टेंस ऑफ न्यू बिल, फिर नया बिल ड्रॉ करना और फिर उसे एक्सेप्टेंस रिसीव होना ड्रॉई से। तो ये इसके स्टेप्स होते हैं। तो इसका जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है वो कैसे होता है? तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर, ड्रॉवर की बुक में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स एंड ड्रॉई की बुक में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स। तो यहाँ पर जब ट्रांजैक्शन, कैंसलेशन ऑफ ओल्ड बिल, पुराना बिल कैंसिल होता है और डिसऑनर होता है पूरा बिल, तो उस केस में जो अगर मान लीजिए यहाँ पे है ना सारे के सारे केस है। पहला जो केस है ड्रॉइज अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, ये जो केस है, ये अगर इस केस में अगर है ना रिटेन करता है ड्रॉवर, बिल अपने पास रखता है, ड्यू डेट तक का टाइम का इंतजार करता है, तो उस केस में ड्रॉइज टू बिल्स रिसीवेबल हम रिकॉर्ड रखते हैं, एंट्री ओनली ड्रॉइज टू बिल्स रिसीवेबल। और अगर है ना यहाँ पर मतलब ये कैंसलेशन की एंट्री कर रहे हैं हम, तो वो कैंसलेशन होके जो एंट्री बनती है वो ड्रॉइज टू बिल्स रिसीवेबल होती है। और अगर है ना मान लीजिए इसने, ड्रॉवर ने बिल डिस्काउंट करके लिया हुआ था, तो फिर है ना डिसऑनर की जो कैंसलेशन की एंट्री होगी वो ड्रॉइज टू बैंक होगी। अगर मान लीजिए ड्रॉवर ने ना बिल सेंड फॉर कलेक्शन, कलेक्शन के लिए भेजा था, तो उस केस में ड्रॉई टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन होगी। और अगर ड्रॉवर ने है ना क्या कर दिया, एंडोर्स कर दिया था अपना बिल, अपने क्रेडिटर को दे दिया था, तो ड्रॉई टू एंडोर्स ही होगा।
ये कैंसलेशन की एंट्री है, ओल्ड बिल कैंसल फॉर रिन्यूअल। कैंसलेशन वैसे भी मैं आप लोगों को सिखा ही रही हूँ, जब मैं सम करा रही थी तो उनमें मैंने आपको कैंसलेशन के थ्रू इसको सिखाया कि हाँ किस तरीके से कैंसिल हो जाता है। यहाँ पे बुक्स ऑफ ड्रॉई, ड्रॉई अपनी बुक में क्या रिकॉर्ड करता है, तो इसकी बुक में कोई चेंजेस नहीं आता है। इसकी बुक में जो आप हर केस में भले वो रिटेन किया हुआ बिल हो, भले वो बैंक के साथ डिस्काउंट किया हुआ हो, भले वो कलेक्शन के लिए भेजा हो या एंडोर्सी को दिया हो, जो इसकी कैंसलेशन की एंट्री होती है रिन्यूअल के लिए, वो बिल्स पेबल टू ड्रॉवर्स ही रहने वाले, बिल्स पेबल टू ड्रॉवर। ना इंटरेस्ट ड्यू ऑन बैलेंस अमाउंट, जो बचा हुआ बैलेंस अमाउंट है, तो ये हम है ना सम के थ्रू और अच्छे से सीखेंगे। मान लीजिए 20,000 का पेमेंट करना था, 10,000 का बैलेंस, 10,000 का पेमेंट कर दिया, पार्ट पेमेंट कर दिया और 10,000 बाकी है, तो वो 10,000 बाकी पे इंटरेस्ट चार्ज होगा। तो इंटरेस्ट ड्यू ऑन बैलेंस अमाउंट, तो यहाँ पर ड्रॉवर के लिए इंटरेस्ट तो एक तरीके से बेनिफिट हो गया, इनकम हो गई, तो वो उसको है ना क्रेडिट में रिकॉर्ड करेगा। तो और वो है ना ड्रॉई उसका क्या है, डेटर है, तो ड्रॉइज अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट करके वो रिकॉर्ड करेगा। देन ड्रॉवर ड्रॉई अपने बुक में क्या लिखेगा, उसके लिए एक्सपेंडिचर होता है, तो यहाँ पर वो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू यहाँ पर ड्रॉवर्स अकाउंट लिखेगा ना। थर्ड यहाँ पे रिसीविंग एंड पेइंग पार्ट पेमेंट, जब पार्ट पेमेंट की बात आती है, रिसीव करता है बंदा, तो कैश एंड बैंक अकाउंट टू ड्रॉइज अकाउंट लिखेगा, और जो ड्रॉई है अपने बुक में लिखेगा, उसके पास से कैश गया तो ड्रॉवर्स टू कैश एंड बैंक वो लिखने वाला है। तो यहाँ पे नरेशन में लिखेंगे बिंग पार्ट पेमेंट रिसीव्ड अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट, या तो वो इंटरेस्ट के साथ रिसीव हो जाएगा, तो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट किस पे होगा, तो विल बी एडेड टू दिस अमाउंट इफ इंटरेस्ट इज रिसीव्ड अलॉन्ग विथ पार्ट पेमेंट, तो उस केस में फिर अमाउंट एडेड होगा इसमें। ड्रॉवर्स टू कैश एंड बैंक, यहाँ पे इसके हाथ से पेमेंट छूट रहा है, तो बिंग पार्ट पेमेंट मेड अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अगर साथ में दिया है तो फिर इंटरेस्ट भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। फोर्थ क्या है, ड्राइंग एंड एक्सेप्टेंस ऑफ न्यू बिल। अब नया बिल का तो नए बिल की नया न्यू बिल, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट ब्रैकेट में हम न्यू लिख सकते हैं, बिल रिसीवेबल अकाउंट न्यू डेबिट टू ड्रॉइज अकाउंट। अगर क्वेश्चन में हमको नया बिल बनाना है तो हम न्यू करके लिखेंगे तो हमको आइडेंटिफाई भी होगा। और यहाँ पे ड्रॉई अपने बुक में लिखेगा ड्रॉवर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, एंड नरेशन में लिखेंगे बिंग न्यू बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेंस रिसीव्ड, एंड ड्रॉई अपने बुक में लिखेगा बिंग न्यू बिल एक्सेप्टेड फॉर द बैलेंस। तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट विल बी एडेड टू दिस अमाउंट, अगर ये अमाउंट है ना पार्ट पेमेंट के साथ नहीं दिया गया, इफ इंटरेस्ट इज रिसीवेबल, अगर ये रिसीव होने वाला है पार्ट पेमेंट के साथ, इसका पेमेंट नहीं किया था, तो फिर ये ऐड होगा नए बिल में, इंटरेस्ट का अमाउंट ऐड होगा। नाउ यहाँ पे हम कुछ पॉइंट्स है जो हमें नोट करने की जरूरत है। तो यहाँ पे नोट करेंगे कि वेन एवर द बिल इज डिसऑनर्ड, जब भी बिल डिसऑनर्ड होता है तो ड्रॉई का अकाउंट है ना वो ऑलवेज डेबिट होता है। बिल डिसऑनर्ड होता है तो ड्रॉई का अकाउंट क्या होता है, डेबिट होता है। तो डिसऑनर्ड के केस में हम क्या करते हैं, ड्रॉई का अकाउंट को हम डेबिट लिखते हैं, ऑलवेज डेबिट होता है, आपको याद रखना है। एंड बिल रिसीवेबल अकाउंट ऑलवेज हम क्रेडिट कर देंगे इफ बिल इज रिटेन, अगर बिल रखा गया है, बिल रिटेन किया गया है, और यहाँ पे हम डिसऑनर की बात कर रहे हैं तो डिसऑनर में बिल रिटेन किया गया है, तो बिल रिसीवेबल को हम क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं। और अगर बैंक अकाउंट, हाँ अगर मान लीजिए वो बिल रिटेन नहीं किया है, उसने बैंक के साथ डिस्काउंट किया हुआ था, तो बैंक अकाउंट को क्रेडिट करते हैं हम इफ द बिल इज डिस्काउंटेड विद द बैंक। एंड बिल सेंड फॉर कलेक्शन को, अगर मान लीजिए रिटेन नहीं किया, बैंक के साथ डिस्काउंट भी नहीं किया, लेकिन कलेक्शन के लिए भेज दिया, तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन को क्रेडिट करते हैं। रिटेन भी नहीं किया, बैंक के साथ डिस्काउंट भी नहीं किया, बिल सेंड फॉर कलेक्शन भी नहीं किया, लेकिन है ना एंडोर्स कर दिया, मतलब है ना ड्रॉवर ने अपनी पार्टी को दे दिया, तो उस केस में एंडोर्सी का अकाउंट क्रेडिट होता है। तो इस तरीके से ये इसी का एक्सप्लेनेशन है। ये जो फर्स्ट एंट्री हमने देखी, इनमें से कोई तो एक कंडीशन होने वाली है पक्का, या तो बिल रखेगा ड्रॉवर अपने हाथ में, मतलब ड्यू डेट तक इंतजार करेगा, या फिर वो नहीं रख रहा है तो बिल बैंक के साथ डिस्काउंट करके लेगा। अगर वो उसके पास फुर्सत नहीं रहती है तो वो है ना बिल को है ना कलेक्शन के लिए बैंक के हाथ में थमा देगा, उसके लिए बैंक कुछ चार्जेस तो लेगी, लेकिन ठीक है बैंक के हाथ में थमा देगा। या फिर वो क्या करेगा, अगर ये तीनों भी कंडीशन नहीं वो फुलफिल कर रहा है, मतलब तीनों भी कंडीशन में से कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है, तो वो एंडोर्स करेगा। तो उस केस में ये है ना कैंसिलेशन में ये क्या होगा, क्रेडिट होगी, ये सारी कैंसिलेशन के एंड में क्रेडिट होते हैं ये सब।
अब यहाँ पे डिफरेंट वेज टू पे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे करने के भी अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग वे हैं। तो यहाँ पर पार्ट पेमेंट एंड एक्सेप्टेंस ऑफ न्यू बिल, नया बिल कैसे एक्सेप्ट करना, पार्ट पेमेंट है तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड इन कैश, उसे कैश पेमेंट कैश में पे किया जाता है। न्यू बिल ड्रॉ, नया बिल ड्रॉ होता है, एंड एक्सेप्टेड फॉर फुल अमाउंट, फुल अमाउंट के लिए एक्सेप्टेंस होती है ना। अगर पार्ट पेमेंट है, ये फुल अमाउंट के टाइम पे, अगर पार्ट पेमेंट है तो पार्ट पेमेंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, उसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड होगा, एंड न्यू बिल ड्रॉ, नया बिल ड्रॉ होगा, एंड एक्सेप्टेड फॉर बैलेंस अमाउंट, बैलेंस अमाउंट के लिए नया बिल एक्सेप्ट किया जाएगा। अगर पार्ट पेमेंट में जो इंटरेस्ट है वो इंक्लूडेड नहीं है, मतलब एक्सक्लूडिंग मतलब इंक्लूडेड नहीं है, वो उसके साथ नहीं है, तो फिर नए बिल के साथ है ना इंटरेस्ट इंक्लूड करना पड़ेगा। तो न्यू बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड फॉर द बैलेंस अमाउंट अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। तो यहाँ पे इस तरीके से हमको करना होगा। तो यहाँ पे हम इंटरेस्ट की कैसे पेड इन कैश होता है, तो इमीडिएट एंट्री कैसे होती है, उसका अल्टरनेट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे ऑल्टरनेट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, व्हेन इंटरेस्ट पेड इन कैश इमीडिएटली कैश में पे कर दिया जाता है। तो पहले तो कैंसलेशन की एंट्री होती है, ओल्ड बिल कैंसिल करने के लिए ट्रांजैक्शन होता है। ड्रॉइज अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, टू बैंक अकाउंट, या फिर टू बिल्स एंड फॉर कलेक्शन, नहीं तो टू एंडोर्सिस, जैसे मैंने आपसे कहा। एंड ड्रॉई के बुक में तो वही बिल्स पेबल टू ड्रॉवर करके ही आएगा। देन इंटरेस्ट पेड इन कैश, इंटरेस्ट पेड इन कैश अलॉन्ग विथ पार्ट पेमेंट, पार्ट पेमेंट के साथ पे कर दिया गया है, तो फिर कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइज अकाउंट टू इंटरेस्ट, इस तरीके से दिखाते हैं। एंड कंबाइन एंट्री, मतलब हम कंबाइन, कौन सी एंट्री को हम कंबाइन कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये जो दो एंट्री थी, ड्रॉइज टू इंटरेस्ट एंड नेक्स्ट इसमें कैश एंड बैंक टू ड्रॉई हमने लिखा था। और फिर इसमें क्या बोला गया कि इंटरेस्ट अगर इंक्लूडेड के केस में क्या होता है, इसके अंदर अमाउंट इंक्लूडेड रहता है। तो इसके हिसाब से फिर इस एंट्री को हमें कैसे बनाना होता है कि कैश एंड बैंक अकाउंट को हम करेंगे डेबिट, क्योंकि वो रिसीव हो रहा है, पैसा रिसीव हो रहा है, और कौन दे रहा है, यहाँ पे तो ये ड्यू की एंट्री है, ये ड्यू की एंट्री तो हमको दिखानी है। लेकिन जब वो है ना पेमेंट के साथ रिसीव होते कैश एंड बैंक, इसमें अगर इसके साथ रिसीव हो रहा है ये अमाउंट, तो ये रिसीवेबल के केस में रिसीव होती है, तो हमको लिखना होता है कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइज अकाउंट टू इंटरेस्ट अकाउंट बिंग पार्ट पेमेंट रिसीव्ड अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट। एंड ड्रॉई अपने बुक में क्या लिखता है, ड्रॉइज अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक। और नए बिल के लिए जब एंट्री है बैलेंस अमाउंट की, तो बिल्स रिसीवेबल टू ड्रॉई एंड ड्रॉवर्स टू बिल्स पे बिल करके ये रिकॉर्ड करता है। तो इस तरीके से ये ट्रांजेक्शन होता है। तो आई होप आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। और नेक्स्ट वीडियो में क्या हम करेंगे, रिटायरमेंट ऑफ बिल, बिल कैसे रिटायर होता है, उस पर रिबेट क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है, तो इसका मैं एक्सप्लेनेशन या फिर इसी वीडियो में दे दे तो इट इज़ बेटर रहेगा, ताकि आप लोगों को भी फिर ना ज़्यादा इसके लेके कन्फ्यूजन्स नहीं होंगे। तो यहाँ पे रिटायरमेंट ऑफ बिल अंडर रिबेट, रिबेट के केस में रिटायरमेंट मतलब अंडर रिबेट, रिबेट मतलब एक तरीके से आप समझ लीजिए डिस्काउंट, और रिटायरमेंट का मतलब होता है, मैं आपको सरल भाषा में बताऊं तो मान लीजिए बिल की डेट है ना वो 3 महीने की दी हुई है कि 3 महीने बाद है ना बिल का ड्यू डेट है, मैच्योरिटी डेट है, लेकिन है ना जो ड्रॉई है उसकी पोजीशन अच्छी होगी, फाइनेंशियल पोजीशन, और वो है ना 1 महीना बाकी है, मतलब 2 ही महीने कंप्लीट हुए और वो तैयार हो गया कि भाई मैं 1 महीना जल्दी दे देता हूँ बिल, मैं मेरा है ना रिटायर करके ले लेता हूँ, मतलब जल्दी पेमेंट करना मतलब रिटायर कर लेता हूँ। तो उस केस में वो क्या बोलेगा ड्रॉवर को, भाई मैं तुमको 1 महीना पहले दे रहा हूँ, बात तो हमारी 3 महीने की हुई थी, मैं 1 महीना पहले दे रहा हूँ, तो कुछ डिस्काउंट तो बनता है, तो वहां पे रीबेट वाला केस आ जाता है। तो यहाँ पे मेकिंग पेमेंट ऑफ बिल, बिल का पेमेंट वेल बिफोर द डेट ऑफ मैच्योरिटी, डेट ऑफ मैच्योरिटी से पहले, जब 1 दिन 2 दिन की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे, इज नोन एज रिटायरमेंट ऑफ बिल, उसे रिटायरमेंट ऑफ बिल कहा जाता है। तो व्हेन द एक्सेप्टर ऑफ बिल, जो बिल एक्सेप्ट करता है मतलब ड्रॉई, मेक्स पेमेंट टू द होल्डर, वो पेमेंट करता है होल्डर को बिफोर द ड्यू डेट, ड्यू डेट से पहले पेमेंट करने के लिए राजी हो जाता है, तो इट इज नोन एज रिटायरिंग अ बिल, तो उसे ना रिटायरिंग बिल बोला जाता है। सो ड्रॉवर अलाउ सम डिस्काउंट, तो इस केस में जो ड्रॉवर है वो कुछ डिस्काउंट अलाउ करता है, और रिबेट देता है, डिस्काउंट को रिबेट बोलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज के चैप्टर में, और टू द ड्रॉई को फॉर अनएक्सपायर्ड पीरियड। तो जैसे मैंने कहा 2 महीने के बाद 1 महीना और बाकी था, तो 1 महीने के पहले ही दे दिया उसने पेमेंट, तो मतलब 1 महीना हुआ है, अनएक्सपायर्ड पीरियड है, तो उसके लिए वो उसको इस पर डिस्काउंट रिसीव होगा। सो दिस रिबेट इज एन एक्सपेंस टू द ड्रॉवर, तो ये अब ड्रॉवर के लिए एक्सपेंस हो गया, राइट। एंड है ना जो होल्डर है उसके लिए, ड्रॉई के लिए, एक्सेप्टर के लिए इनकम हो गया। तो इन दोनों की बुक में कैसे एंट्री आएगी, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरीके से आएगा, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर एंड ड्रॉई,
बुक्स ऑफ ड्रॉवर, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट क्योंकि इसको पेमेंट रिसीव हो रहा है, फिर वो उस पर डिस्काउंट दे रहा है तो रिबेट और डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। टू बिल्स रिसीवेबल, बिल रिटायर्ड एंड रिबेट अलाउड। ड्रॉई कैसे रिकॉर्ड करेगा, ड्रॉई के लिए ये जो डिस्काउंट है ये डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ, इसके लिए इनकम हुई तो ड्रॉई रिकॉर्ड करेगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट। और टू कैश एंड बैंक अकाउंट, टू रिबेट और डिस्काउंट अकाउंट, सो बिंग आ एक्सेप्टेंस रिटायर्ड एंड रिबेट रिसीव्ड, और हमें रिबेट रिसीव हो गए। नाउ इंसॉल्वेंसी ऑफ ड्रॉई, इंसॉल्वेंसी की बात करें ड्रॉई की तो इंसॉल्वेंट हो जाना मतलब वो है ना लायक नहीं है, पैसा देने के काबिल नहीं है, उसकी लायबिलिटीज ज्यादा हो गई है उसके एसेट्स से, तो पर्सन हुज लायबिलिटीज आर मोर देन एसेट्स, मोर देन द एसेट्स एंड इज नॉट इन अ पोजीशन, और वो पोजीशन में नहीं होता टू पे ऑफ हिज लायबिलिटीज, अपने लायबिलिटीज पे ऑफ करने की पोजीशन में नहीं होता, इज नोन एज इंसॉल्वेंट पर्सन, तो उसे इंसॉल्वेंट पर्सन कहा जाता है। सो व्हेन द एक्सेप्टर और अ ड्रॉई इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट बाय कोर्ट, लेकिन ये ऐसा नहीं है वो बोल देगा, हाथ खड़ा कर देगा भाई मेरे पास पैसा नहीं है मैं तो इंसॉल्वेंट हो गया, वैसे नहीं चलता है। कोर्ट ने बोलना चाहिए, लीगल अथॉरिटीज ने बोलना चाहिए, कोर्ट ने बोलना चाहिए कि भाई ये इंसॉल्वेंट हो गया है। तो बिल्स एक्सेप्टेड बाय हिम, तो जो बिल उसने एक्सेप्ट किया है विल ऑब्वियसली बी डिसऑनर्ड, तो वो डिसऑनर्ड होने वाला है उस केस में। सो इन दिस केस, तो इस केस में कैंसलेशन की एंट्री, कैंसलेशन ऑफ बिल विल बी पास्ड इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर एंड ड्रॉई, ड्रॉवर एंड ड्रॉई दोनों के बुक में है ना कैंसलेशन की एंट्री आएगी। तो ड्रॉवर में रिसीव सम अमाउंट, ड्रॉवर को कुछ अमाउंट मिल सकता है, मतलब 1 रुपये में मान लो 25 पैसा उसको मिल रहा है, मतलब उसको जो 100% अमाउंट कलेक्ट करना था उसमें से 25% उसको रिसीव हो रहा है, तो उसको कुछ अमाउंट मिल सकता है फ्रॉम द ड्रॉइज स्टेट उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी के थ्रू विच इज कॉल्ड एज फाइनल डिविडेंड, जिसे फाइनल डिविडेंड बोला जाता है। सो द अमाउंट विच इज नॉट रिकवरेबल, और जो अमाउंट रिकवर नहीं कर पाता है, उसको नहीं रिसीव होता, वो राइट ऑफ करना पड़ता है, उसको रिटर्न ऑफ करना पड़ता है और एज अ बेड डेप्ट करके। ड्रॉवर अपने बुक में एज अ बेड डेप्ट रिकवर करता है, आपको याद रखना है कि ड्रॉवर की बुक में एज अ बेड डेप्ट करके रिकॉर्ड होता है, और जो ड्रॉई होता है वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कंप्लीट करने होते हैं, वो डेफिशिएंसी करके इसको रिकॉर्ड करता है। यहाँ पे इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरीके से होता है, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर एंड ड्रॉई। तो पहला कैंसलेशन ऑफ ओल्ड बिल, अगर ओल्ड बिल कैंसिल करना है मतलब तो वही कैंसलेशन की तो वही सेम एंट्री होती है। ड्रॉइज अकाउंट, अगर बिल रिटेन किया तो ड्रॉइज टू बिल्स रिसीवेबल, अगर बिल डिस्काउंट करके लिया है तो ड्रॉइज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट आएगा। अगर मान लीजिए ड्रॉवर ने उसको है ना क्या करके लिए कलेक्शन के लिए भेजा है तो ड्रॉइज अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन करके आएगी, और अगर ड्रॉवर ने एंडोर्स किया था तो ड्रॉई टू एंडोर्सिस अकाउंट आएगा। और ड्रॉई की बुक में क्या होता है, तो बिल्स पेबल टू ड्रॉवर ही होने वाला है इसकी बुक में, बिंग आ एक्सेप्टेंस कैंसिल करके। नाउ सेकेंड यहाँ पे कि अगर रिसीविंग फाइनल डिविडेंड मतलब उसको कुछ तो अमाउंट मिल गया, रिसीव हो गया, किसको, ड्रॉवर को, एंड बेड डेप्ट्स रिटर्न ऑफ की एंट्री, जिसमें इसको कुछ जो अमाउंट रिसीव हुआ है तो उसके लिए एसेट है, इसके लिए कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट करके करेगा। एंड बेड डेप्ट्स ये है ना क्या है, नॉन कैश, ये एक्सपेंडिचर हो गया एक तरीके से, मतलब एक तरीके से लॉस हो गया तो इसे डेबिट करके रिकॉर्ड करेगा। टू ड्रॉइज अकाउंट, यहाँ पे लिखा जाएगा टू ड्रॉइज अकाउंट बिंग फाइनल डिविडेंड रिसीव हुआ है। यहाँ पे बिल वाली तो बात आएगी नहीं, यहाँ पे कैंसिल हो गया बिल तो, लेकिन कुछ अमाउंट रिसीव हुआ है करके ये रिकॉर्ड करेगा एंड बेड डेप्ट्स रिटर्न ऑफ। नाउ ड्रॉई अपने बुक में रिकॉर्ड करेगा ड्रॉवर्स अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक, इसके हाथ से तो पैसा छूटा ना, एंड टू डेफिशिएंसी अकाउंट, तो मतलब मान लीजिए 10,000 का बिल है, 10,000 में से उसको 5,000 रिसीव हुआ तो ये लिखेगा कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट 5,000, बेड डेप्ट्स 5,000, टू ड्रॉइज अकाउंट 10,000, एंड ड्रॉई अपने बुक में रिकॉर्ड करेगा ड्रॉवर्स अकाउंट डेबिट 10,000, कैश एंड बैंक 5,000 एंड 5,000 डेफिशिएंसी में डाल देगा, तो इस तरीके से। सो बिंग फाइनल डिविडेंड पेड एंड द बैलेंस क्रेडिटेड टू डेफिशिएंसी अकाउंट, इस तरीके से आपका इसका जो ट्रांजैक्शन है, इसका इफेक्ट है, जो ट्रीटमेंट हमको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे दिखाना है हमें करना होगा। तो इस वीडियो में हमने कैंसिल मतलब रिटायरमेंट ऑफ बिल एंड इंसॉल्वेंसी का केस एंड यहाँ पर हम रिन्यूअल, तो ये तीनों भी इसके नए फेजेस है जो आप लोगों के लिए, कि रिन्यू करना बिल, रिन्यूअल नया बिल बनाना, और अगर समय से पहले है ना बिल का पेमेंट कर देना तो हो गया रिटायरमेंट ऑफ बिल, और मान लीजिए कि है ना इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया तो ये थर्ड कंडीशन की इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया तो ये कंडीशन भी होती है। सम्स में इस पे भी बेस्ड सम्स आते हैं,
तो अभी ये थियरी एक्सप्लेनेशन तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का कवर अप हुआ, और जो इलस्ट्रेशन सम्स है, इलस्ट्रेशन प्रॉब्लम्स भी मैं आप लोगों के लिए सॉल्व करूंगी स्लोली। प्रैक्टिकल हमारे चालू ही है, जल्दी आप लोगों के लिए जो 5th प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है वो भी मैं जल्दी अपलोड करूंगी। तो तब तक आपको थियोरी को ध्यान देना है, कुछ अपने प्रिपरेशन करके रखने हैं, और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।